हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 के आवर एनवायरनमेंट चैप्टर में हमने 75% या 80% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर में इससे पहले हमने वेस्ट टाइप और इकोसिस्टम की कंप्लीट डिटेल्स स्टडी की है। अब यहाँ पर हम मेनली दो टॉपिक पढ़ेंगे, जिनमें एक है ओजोन लेयर डिप्लीशन और दूसरा है हाउ डू वी मैनेज आवर वेस्ट। जो लार्ज अमाउंट में वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको कैसे मैनेज करें, कैसे उस वेस्ट को सेफ डिस्पोजल करें जिससे कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पोज नहीं हो। ठीक है, दो चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक्स करने के अलावा मैं आपको सिलेबस में जो मॉडिफिकेशन आया है लास्ट में वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझें। ओजोन लेयर डिप्लीशन ये टॉपिक है, ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा आपको। इसके नोट्स एनसीईआरटी बुक में से बनाने हैं। और अगला टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट का, इसके मेथड में यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा वो आप करेंगे। ठीक है, मैं नोट्स बोलता रहूँगा आपको लिखने, एनसीईआरटी में से बनाएं तो उसमें से बना सकते हैं, या फिर मैं बोलूँगा कुछ पॉइंट वो नोट डाउन कर लेना इसके बाद। ठीक है, तो पहले आप समझ लीजिए फिर नोट बोलूँगा। ओजोन क्या है? ओजोन एक ट्राई एटॉमिक गैस जो कि पॉइजनस है ह्यूमन के लिए। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलकर ओजोन बनाते हैं और ओजोन की एक थिन लेयर एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में फैले हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर एटमॉस्फेयर की एक लेयर है। अर्थ से लेके और अराउंड 16 किलोमीटर तक जो पहली लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, और दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। उस स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है ओजोन की थिन लेयर। उस ओजोन की थिन लेयर का फंक्शन क्या है कि एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में यूवी रेडिएशन को एंटर नहीं करने देती। अगर यूवी रेडिएशन अर्थ पर आएंगे तो प्लांट और एनिमल्स में हार्मफुल इफेक्ट शो करेंगी, जिससे उनकी डेथ हो जाएगी। जिनमें से सबसे कॉमन है कैंसर कोज करना। ह्यूमन की स्किन सेल्स में ओजोन के रेगुलर एक्सपोजर से नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए यूवी रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो ओजोन लेयर का फंक्शन ये हो गया, प्रोटेक्ट लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, अब ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है? हाउ ओजोन फॉर्म? ओजोन के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूवी की प्रेजेंस में O+ में कन्वर्ट होते हैं और O2 के साथ बाइंड होता है एक O का मॉलिक्यूल यूवी की प्रेजेंस में और बन जाता है ओजोन। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। पहला इंपॉर्टेंस इसका O2 की फॉर्म में, जो हम रेस्पिरेशन के तौर पर यूज लेते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंस इसका O3 की फॉर्म में, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन से। ठीक है, तो इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ओजोन लेयर धीरे धीरे ओजोन लेयर की थिकनेस है वो कम होती आती है। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोन लेयर डिप्लीशन, एंड द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमम थिनिंग of ozone over the Antarctica region is called ozone hole। वास्तव में होल नहीं है, लेकिन क्योंकि अंटार्कटिका के ऊपर वाले रीजन में ओजोन लेयर बहुत ज्यादा पतली हो गई है, उसको हम बोलते हैं ओजोन होल। ठीक है, तो ये तो फॉर्मेशन का मेथड है। और ओजोन का डिग्रेडेशन क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स करते हैं O2+। ठीक है,
तो ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हैं, इनका सोर्स क्या है? CH3, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इनसे गैस के तौर पे निकलते हैं। उस गैस को फ्रीऑन गैस बोलते हैं। वो गैस एटमॉस्फेयर में बहुत लाइट और ऊपर की तरफ जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और वहाँ पर जाकर ओजोन की लेयर को डिप्लीट करती है, डिग्रेड करती है, जिससे कि ओजोन की थिनिंग हो रही है रेगुलरली। जितनी थिन ओजोन लेयर होती जाएगी, यूवी रेडिएशन से अर्थ पर प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर गिरने के चांसेस उतने ही जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे ओजोन लेयर डिप्लीशन से अर्थ पर प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है। ठीक है, समझे आप? तो पहले इसे नोट से लिखवा देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको। ये पॉल्यूटेंट रेस्पॉन्सिबल है, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है, ये ओजोन होल होता है, इस तरह ओजोन बनते हैं, इस तरह से ओजोन डिग्रेड होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें आप पॉइंट की फॉर्म में नोट बनाएं, मैं बोलता हूँ। ठीक है, बुक से बनाने की जरूरत नहीं, यही लिख लो। ओजोन लेयर डिप्लीशन, हेडिंग लिख ली। फर्स्ट पॉइंट लिखें, ऑक्सीजन इज एन इम्पोर्टेंट गैस for living organisms in two main aspects, that is, A लिखें, O2 is used during respiration for oxidation of food to release energy, full stop. B लिखें, O3 protects life or living organisms from harmful ultraviolet radiation coming from the sun. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो गए। अब पॉइंट चेंज करके लिखें नेक्स्ट, ओजोन ब्रैकेट में दो O3 ब्रैकेट क्लोज इज ए ट्राई एटॉमिक गैस विच इज पॉइजनस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, full stop. Next point, ozone forms ozone layer in stratosphere region of atmosphere where it filters sun radiation and reflects back UV, full stop. Next point, ultraviolet radiation are harmful for living organisms present on earth because, अब इसमें ये लिखें, they cause cancer in living organisms. B लिखिए, they cause instant death of useful microorganisms present in soil. थर्ड लिखें, they cause alterations in DNA, ब्रैकेट में लिख लीजिए म्यूटेशन, अल्टरेशन इन DNA, ब्रैकेट में लिख लीजिए म्यूटेशन, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉजिंग देयर डेथ। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई हैं जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ozone is formed in atmosphere in presence of UV and lightning. UV and lightning, ये इक्वेशन लिख लीजिए, O2 UV O प्लस O2 प्लस O UV O। ठीक है, ये लिखने के बाद अगला पॉइंट लिखें, ड्यू टू इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ओजोन लेयर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग इन थिकनेस।
continuously decreasing in thickness. Full stop. Next point, the process of decrease in thickness of ozone due to harmful environmental pollutants is called ozone layer depletion. Next point, excessive depletion of ozone over Antarctica caused maximum thinning, which is called ozone hole. ठीक है. Next point, the air pollutant like CFC से negativity is chlorofluorocarbon release chlorine free radical which cause degradation of ozone as follows. O3 Cl 1 इलेक्ट्रॉन, इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं, O2 प्लस O. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, as the result of ozone layer depletion, harmful UV radiation of sun reach on earth causing death of living organisms. Full stop. Hence, there is a need to decrease use of CFC to maintain ozone layer intact in atmosphere. ओके, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया ओजोन लेयर डिप्लीशन. सेकंड टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है. तो वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वेस्ट क्या है. रिमेनिंग पार्ट जो कि डेली एक्टिविटीज, डेली जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है जो बचता है उसको हम वेस्ट बोलते हैं. हाउस होल्ड वेस्ट अलग होता है, स्कूल वेस्ट अलग होता है, हॉस्पिटल वेस्ट अलग होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट अलग होता है, और सारा वेस्ट मिलकर बनता है म्यूनिसिपल वेस्ट जो कि सीवरेज सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है. तो किसी भी वेस्ट को अगर हम ओपनली डंप करेंगे तो वहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पर डिजीजेस और पॉल्यूशन फैलने के चांसेस हैं, क्योंकि उन पर ग्रो करते हैं मॉस्किटोज, फ्लाइज, जो कि अलग अलग टाइप के पैथोजेंस को कैरी करके हमारी बॉडी तक पहुँचाते हैं, इटेबल्स तक पहुँचाते हैं और उनसे डिजीज फैलते हैं. ठीक है. तो हमें पता करना होगा, हमें समझना होगा कि वेस्ट को सेफ डिस्पोजल कैसे करें, क्योंकि लार्ज स्केल पर वेस्ट जनरेट हो रहा है, इसको सेफली डिस्पोज करना जरूरी है. तो वेस्ट की डेफिनेशन लिखने के बाद एनसीईआरटी को साथ में रखना, उसमें से एक दो पॉइंट यहाँ पर लिखकर फिर इतना मेथड ऑफ सेफ वेस्ट डिस्पोजल, और उसमें फर्स्ट लिखेंगे आप सैनिटरी लैंड. ठीक है. इसमें लिखें these are the places away from residential areas where municipal sewage waste is dumped into ground. Full stop. Next point लिखेंगे after dumping into pit
waste is covered with soil layer and left for decomposition. Next point. Large amount of sewage coming from the city is disposed of odorless by this method. ब्रैकेट में लिखना only biodegradable waste. ठीक है. Second, recycling. It is a method of remolding the used product in any other useful form. Full stop. Next point. Plastic and glass items are mainly recycled to form any other product so that their demand can be fulfilled without harming the environment. Full stop. ठीक है. थर्ड इज composting. The process of managing biodegradable household waste by dumping it into a small pit is called composting. Next point. Composting is useful in two aspects. उसमें ये लिखिए. The compost can be used as manure in crop beds. और second लिखें. The harmful waste can be disposed safely. ठीक है. फोर्थ लिखिए incineration. The process of burning non-biodegradable waste at high temperature to form ASF is called incineration. Next point. It is mainly used for disposal of plastic waste and hazardous chemical waste, hospital waste, etc. Okay. Next point. By this method, we can stop the spread of harmful diseases and accumulation of plastic in our environment. ठीक है. ये 4 मेथड्स हो गए. तो ये दोनों टॉपिक ओजोन लेयर डिप्लीशन और वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है और इस तरह से आपका ये चैप्टर आवर एनवायरमेंट कंप्लीट होता है. ठीक है. ये चैप्टर फिनिश हो गया है. अब हमारा एक जो लास्ट चैप्टर बचता है वो है नेचुरल रिसोर्सेज वाला, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसको हमें कंप्लीटली स्टडी करना है. ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर होगा. अब सिलेबस में जो मॉडिफिकेशंस आए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ. आप सभी अपनी बुक उठा लीजिए, एनसीईआरटी बुक, और इंडेक्स वाला पेज खोले सभी पहले. ठीक है. मैं ये बुक ले रहा हूँ. इंडेक्स वाले पेज को खोलें और इंडेक्स में 1 से लेकर 16 तक चैप्टर्स हैं. इनमें से चैप्टर नंबर जिनमें से कोई भी कंटेंट डिलीट नहीं हुआ है, पहले मैं उन चैप्टर्स के नेम बोल रहा हूँ, वो टिक कर लीजिए. जो पूरी तरह से पहले भी थे सिलेबस में और अब भी हैं, पहले उनको टिक कर लीजिए. केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पहला चैप्टर पूरा आएगा, कोई डिलीशन नहीं है. चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट कंप्लीट है. चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट कंप्लीट आएगा, कोई चेंज नहीं है. चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस कोई चेंज नहीं है, कंप्लीट आएगा. चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कंप्लीट आएगा, कोई चेंज नहीं है. चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कंप्लीट आएगा, कोई चेंज नहीं है.
चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पूरा आएगा, कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 15 आवर एनवायरनमेंट कंप्लीट आएगा, कोई चेंज नहीं है, जो अभी कंप्लीट हुआ ये चैप्टर है। और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट आएगा, कोई चेंज नहीं है। तो ये तो ऐसे चैप्टर जो फुल्ली सिलेबस में पहले भी थे, आज भी हैं। दो ऐसे चैप्टर जो कि सिलेबस में से पूरी तरह डिलीट हो चुके हैं, वो है चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंप्लीटली डिलीट हो गया है। और चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कंप्लीटली डिलीट हो गया है। तो दो चैप्टर ऐसे जो पूरी तरह से डिलीट हो गए हैं। तो बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो आप 1, 2, 3, 4 से चलते जाएंगे। पहला और दूसरा मैंने आपको बता दिया, पूरा आएगा। तीसरे चैप्टर में आए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। पेज नंबर है 37। 37 नंबर पेज पर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जो रिमूव हुआ है क्वेश्चन वो बता देता हूं मैं। अकरेंस ऑफ मेटल पेज नंबर 49 से लेकर और लास्ट तक ये कंप्लीटली डिलीट हो गया है, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन तक, यानी कि पेज नंबर 54 तक ये चैप्टर पूरा आगे का डिलीट हो गया। तो 49 से 54 तक मेटल्स एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर डिलीट हो गया है। उसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आ जाएगी। स्टार्टिंग का पार्ट तो है, उसके बाद है पेज नंबर 63 पर देखिए आप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड डिलीट हो गया है। चेंज ब्रांचेज और रिंग्स डिलीट हो गया है। होमोलोगस सीरीज आएगा, ये नहीं हुआ है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड डिलीट हो गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड डिलीट हो गया है। इसमें सारी प्रॉपर्टी डिलीट हो गई हैं। कंबसन है, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ डिलीट हो गया है। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड डिलीट हो गया है। लेकिन रिएक्शंस ऑफ इथेनोइक एसिड ये इंपॉर्टेंट भी है, ये डिलीट नहीं हुआ है, ये सिलेबस का पार्ट है सभी रिएक्शन। उसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट डिलीट हो गए हैं, ठीक है। ये शायद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, ये चैप्टर भी कंप्लीट। चैप्टर 6 कंप्लीट आ ही रहा है, आपको बता दिया है मैंने। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पूरा आ रहा है, कोई चेंज नहीं है इसमें। चैप्टर 7 मैंने आपको बता दिया पूरी तरह डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी उस डिलीट होने वाले सेक्शन में कहीं उन्होंने ह्यूमन ब्रेन को मेंशन नहीं किया। तो इस पूरे चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, बस ह्यूमन ब्रेन, उसके पार्ट, उसका डायग्राम और उसका फंक्शन, ये पढ़ना है, ठीक है। समझ गए? सिर्फ ह्यूमन ब्रेन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में से, और कुछ भी नहीं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पूरा चैप्टर आ रहा है बिना किसी मॉडिफिकेशन के। हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन में पहला पार्ट हेरेडिटी तो पूरा ही आ रहा है, नो प्रॉब्लम। पेज नंबर 147 पर अब आप देखें बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन में इवोल्यूशन एंड इलस्ट्रेशन, ये डिलीटेड पोर्शन है। एक्वायर्ड इनहेरिटेड ट्रेट अगले पेज पे, ये भी डिलीटेड पोर्शन है। उसके बाद जहाँ से डार्विन की फोटो है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यहाँ से लेके आगे तक का कंप्लीट आ रहा है, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन चेंज हुआ है। उसके बाद लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, उस पर आ जाइए आप, पेज नंबर 187, जिसमें से सबसे पहले वाला ही पार्ट था ह्यूमन आई, ये डिलीट हो चुका है। ह्यूमन आई के बारे में, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में डिलीट है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन डिलीट हो गया। मायोपिया भी नहीं आएगा, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया कुछ नहीं आएगा। उसके बाद है टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ब्रिक, ये आएगा। आगे का सारा ही कंटेंट आ रहा है, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं।
ठीक है, सिर्फ आई से रिलेटेड पोर्शन डिलीट हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12, ये चैप्टर कंप्लीट आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नेम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें स्टार्टिंग का पोर्शन तो सारा पूछा जाएगा, लास्ट में आप आ जाइए पेज नंबर 236, इस पर है इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ये डिलीट हो गया है, इसी में एसी, डीसी, एसी और डीसी में डिफरेंस, उनका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, ये सारी चीज़ें डिलीट हो गई है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट ये भी डिलीट हो गया है, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो ये जनरेटर, एसीडीसी, इलेक्ट्रिक सर्किट ये तो डिलीट हो चुका है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ये पूरा चैप्टर डिलीट है। ठीक है, इसमें से हट गया है सिलेबस में से। उसके बाद आवर एनवायरनमेंट कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, बायो का पार्ट है, और मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी कंप्लीट चैप्टर आ रहा है। इस तरह से ये आपको मैंने बता दिया है क्लास 10 साइंस का। ये जरूर ध्यान रखें आप कि ये जो सिलेबस मॉडिफिकेशन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए है, एनटीएससी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं है। उनके लिए कोई और अपडेट आएगी, कोई सिलेबस में मॉडिफिकेशन शायद ये हट गए हो, उनके लिए भी हटा दिए हों, ऐसा कोई भी चेंज होगा तो वो उनको बाद में बताया जाएगा। नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड एग्जाम में ही अपीयर है, उनके लिए जो डिलीटेड पोर्शन था वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो आप चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज करें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा हट गया तो आपका सिलेबस भी थोड़ा कम हुआ है, अच्छे से रिवाइज करने की ज़रूरत है आपको। और ये चैप्टर आवर एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज और उनके मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उस चैप्टर को हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अभी तक अब आप ध्यान रखें, जो सिलेबस समझाया है वो अपने बुक में टिक कर लें, सारे नोट्स अच्छे से बना लें। ठीक है, अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही होगा, थोड़ी लेंथ छोटी रहेगी क्योंकि हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ है। इसमें इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, फोकस करें और अच्छे से रिवाइज करें, एक और चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, कोई अपडेट होगी तो मैं आपको बता दे दूँगा, लेकिन जो पढ़ाया गया है वो अच्छे से आप रिवाइज करते जाएं। कई स्टूडेंट्स ने देखा होगा उनके यूनिट टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, मतलब उन्होंने सिर्फ कॉपी किया है या फिर कॉपी भी नहीं किया है, ये हमें नहीं पता है, शायद उन्होंने लिखा भी नहीं, समझा भी नहीं। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं करें। ध्यान रखें, आपके लिए कोई बहाना नहीं है लॉकडाउन, क्योंकि सीबीएसई किसी भी हाल में एक साल खराब नहीं करेगा किसी भी बच्चे की। इसीलिए वो जल्दी से जल्दी सिलेबस जो डिलीट हो रहा है उसका पोर्शन देते जा रहे हैं। हो सकता है आगे और लॉकडाउन एक्सटेंड करें तो सिलेबस सीबीएसई का और भी रिड्यूस होने के चांसेस होंगे, लेकिन अब तक यही है, इसी हिसाब से आप पढ़ें। कल को स्कूल लग जाएंगे तो यही सिलेबस आपका रहना है। तो आप इस तरह से ना सोचें कि लॉकडाउन में हमें कोई देख नहीं रहा, टीचर चेक कर नहीं रहा तो हम पढ़े नहीं। ध्यान रखना, एग्ज़ाम उसी टाइम होने वाले हैं जैसे पहले होते थे। फैब में एग्ज़ाम बोर्ड के हुए थे, इस बार भी होंगे। सिलेबस मॉडिफिकेशन के साथ हो जाएंगे, लेवल ऑफ पेपर थोड़ा टफ बना देंगे और आप लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि आपने अपने आप से बहाना बना रखा है कि लॉकडाउन है इसलिए हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे फ्यूचर में क्वालिफाई करेंगे किसी एग्ज़ाम को, उन कंपटीशन को या बोर्ड में टॉप करेंगे, वो सभी अब पढ़ने में लगे हुए हैं। तो आप ऐसे नहीं सोचें कि मुझे कोई देख नहीं रहा और मैं पढ़ूंगा नहीं तो काम चल जाएगा, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हमारा एक चैप्टर बचता है सिलेबस में, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, जो कि आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। फिर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सफिशिएंट टाइम हमारे पास कितना है, पूरी तरह से हम फोकस करके सिलेबस पे और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, लॉकडाउन का एडवांटेज ले सकते हैं और हम टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी क्वेश्चन की। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि इनको आप साथ साथ लर्न करते हुए चलें। जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी
उतना ही अच्छा आपका टॉपिक होगा। ठीक है, तो किसी भी तरह के डाउट में आप ना रहकर अपना जो सिलेबस है, अपना जो चैप्टर है वो सभी कंटिन्यू करें, क्लियर करते चलें, वीकली टेस्ट जरूर दें, आपके परफॉर्मेंस का उसमें आइडिया भी आता है। नहीं देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, सभी समझ गए होंगे। तो ये लेक्चर यहीं एंड करता हूँ मैं। अगले लेक्चर में एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। आपके लिए होमवर्क इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है। मतलब इन दोनों के नोट्स जो मैंने बोले हैं वो बनाने हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ें लिखने हैं। कई बच्चे क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखकर एनसीईआरटी एक्सरसाइज कंप्लीट करें, उसी का वर्क कंप्लीट माना जाएगा। ओके, थैंक यू।